नमस्कार दोस्तों। मिशन टेट की इस सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है कि मिशन टेट की इस सीरीज़ के अंतर्गत हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेवीटी नवंबर 2020 सेशन का जो टेट का आपका क्वेश्चन पेपर था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। आज हम आपके बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे हमेशा की तरह कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। जो जो मैं बता रहा हूँ एक नोट्स बनाइए, उसको पढ़ने का भी अलग से मज़ा आता है और आपके पास जो एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो रह जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर। यह किसने कहा शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है? हु सेड दिस द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज एंटायरली एट द मर्सी ऑफ साइकोलॉजी। तो गाइस अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑफिशियल आंसर की ऑफ एचपी बोस, उन्होंने बोला है कि जो बीएन झा है ऑप्शन नंबर बी आपका, उन्होंने जो है बोलते ये कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। तो बीएन झा जो थे आपके, अब उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने सर्च करा तो इसके ऊपर मुझे ये मिला कि ये जो है इनका पूरा नाम विनोदानंद झा है और ऑब्वियस है इंडियन जो आपके साइकोलॉजिस्ट रहे होंगे। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेशन दी और अगर आप जैसे इसको गूगल वगैरह करेंगे तो वहाँ पे शो करता है कि जीन पियाजे, जो आपके जीन पियाजे हैं, उन्होंने जो है ये आपकी थ्योरी दी है। नेक्स्ट आपको स्किनर पता है, बीएफ स्किनर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, रीएनफोर्समेंट ऑफ जो आपकी ऑपरेंट लर्निंग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, चूहे के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था। डेविस के बारे में मुझे कोई क्लू नहीं मिला। क्रू एंड क्रू आपके हैं, ये जो है ये अमेरिकन राइटर हैं। क्रू एंड क्रू तब बोला जाता है, लेस्टर डी क्रो एंड अलाइस क्रो। इनको आप फिलोसफर भी बोल सकते हैं, अमेरिकन फिलोसफर या राइटर दोनों है ये। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। कौन कौन सी? लर्निंग एज द इन्होंने आपका जो है 2-3 थ्योरीज दी हैं। क्या बोला है इन्होंने बोला है कि लर्निंग जो है वो आपकी नॉलेज, हैबिट्स और एटीट्यूड की एक्विजिशन की प्रोसेस है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। और एक और इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कौन सी? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन। याद रखिएगा, मनोविज्ञान जो है वो मानव और मानव की स्टडी है या मानव का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन। ये इनकी दो इंपॉर्टेंट जो हैं वो डेफिनेशन इन्होंने दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डॉल्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? हु प्रोपोंडेड डॉल्टन मेथड। तो गाइज इसका जो आपका इसको प्रोपोंड किया था, इसको किया था आपका हेलन पार्कहर्स्ट ने। अब क्वेश्चन उठता है हेलन पार्कहर्स्ट कौन है? अमेरिकन एजुकेटर हैं ये। डॉल्टन मेथड के इनको जनक माना जाता है और इन्होंने जो है डॉल्टन मेथड, अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज डॉल्टन पद्धति या डॉल्टन मेथड आपका है क्या? डॉल्टन मेथड जो है आपका वो एक सेकेंडरी एजुकेशन टेक्निक है। SET सेकेंडरी एजुकेशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या है? इस टेक्निक में आपका जो है सेट में बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्निंग, जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन टेक्निक है ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर ये जो है ये डिपेंड करती है आपकी। और इसमें इन्होंने और क्या बोला? इन्होंने डॉल्टन मेथड बोलता है कि एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन मेथड हो, इनका एजुकेशन मेथड ऐसा था कि जिसमें जो है जो आपके विद्यार्थी होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पेस जो उनकी गति होती है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और जब ज़रूरत होती है, जब बहुत आवश्यक होता है, तभी जो है वो टीचर से इंडिविजुअल हेल्प जो है वो उनको मिलती है। अदरवाइज टोटल फोकस जो है वो इंडिविजुअल लर्निंग पे है, अपनी जैसी उनकी पढ़ने की गति है, जैसा मेंटल उनका जो ग्रेस्पिंग पावर है, जो मतलब अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल जो है वो अपनी स्टडी करते हैं। अब फ्रोबेल आपको पता है कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने किंडरगार्टन प्लेवे मेथड के फादर इनको बोला जाता है। 1840 में इन्होंने जो है वो किंडरगार्टन आपका जो है वो एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आपके मारिया मोंटेसरी जो हैं इटालियन साइकोलॉजिस्ट हैं और मोंटेसरी थ्योरी इन्होंने दी है 1909 में दी थी। बच्चे को इंडिपेंडेंस देना, नेचुरली ईगर होना चाहिए बच्चा सीखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोंटेसरी ने आपकी प्रोपोंड की थी। नेक्स्ट चलते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। गाइस ऑल ऑफ द अबव। अब कैसे होगा ऑल ऑफ द अबव? जैसे आपको पता है, देखिए ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा? नर्वस सिस्टम, जी हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट करिए। ग्रोथ ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स जो हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर ही आती हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ऑल ऑफ द अबव हो गया।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिएगा। यह किसने कहा सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? हु सेड दिस सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस, बहुत बार पूछी जाती है। तो ये आपका इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका हरलॉक। हरलॉक ने ये बोला था। अमेरिकन जो आपके ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। कौन कौन सी मैं नाम बता देता हूँ। चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गई, नंबर 2 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ गई इनकी, एडोलोसेंस डेवलपमेंट भी है, साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस है, और इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल फॉर एडोलोसेंस डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल फॉर एडोलोसेंस डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्टर का मैनुअल एडोलोसेंस डेवलपमेंट के लिए। हरलॉक जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन्होंने दी है, और उसमें से एक ये जो डेफिनेशन है आपकी बार बार पूछी जाती है। अब क्वेश्चन उठता है नेक्स्ट आगे आपका, यहाँ पे एक रॉस है। रॉस आपके कौन से हैं? ये ली डेविड रॉस हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशल ये साइकोलॉजिस्ट थे। अलाइस क्रो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो थे ये आपके अमेरिकन एजुकेटर बोल लीजिए, राइटर बोल लीजिए, या आप इनको फिलोसफर भी बोल सकते हैं। बहुत सारी इन्होंने जो है वो आपकी डेफिनेशंस दी हैं फिलोसफी के लिए, एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसमें बालक पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग इन दिस द चाइल्ड बिकम्स हेल्दी। देखिए मोटिवेशन से ठीक है, मतलब मोटिवेशन से बच्चा हेल्दी तो बन सकता है, लेकिन लर्निंग से हेल्दी का कुछ लेना देना नहीं है। डज मेडिटेशन, देखिए भक्ति से लर्निंग का कुछ उतना नहीं है, मतलब इतनी इंस्पिरेशन मिल जाए। फील्स हैप्पी हो सकता है, लेकिन लर्न रैपिडली, शीघ्र सीखता है। अगर उसको पावरफुल मोटिवेशन दी जाए लर्निंग में तो वो बहुत जल्दी जो है वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। मेमोराइजेशन इन ट्रू मेमोरी इज डन। कैसे किया जाता है गाइस? तो वास्तविक मेमोरी में आपका जो है वो किया जाता है आपका सिस्टेमेटिकली, क्रमबद्धता से। कैसे? देखिए आपकी जो ट्रू मेमोरी है वो क्या बोलती है कि पहले आप एक स्टेप लर्न करेंगे, नेक्स्ट अगला स्टेप तभी होगा, अगला स्टेप तभी होगा। देखिए अगर आपको जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी हल करनी, सॉल्व करनी, तो आपको जो है पहले नंबर्स आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1 क्या किसे बोलते हैं, 2 किसे बोलते हैं, 3 किसे बोलते हैं। सेम एज अगर आपको जो है मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन करनी है, तो आपको पता है कि आपको पहले जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आना चाहिए। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन या जो है डिविडेशन के ऊपर जो है वो आप जा सकते हैं। तो सिस्टमेटिकली आप सीखते हैं। और जो आपकी एक ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आदत से कौन सी लर्निंग के थ्रू सीख सकते हैं आप सीख सकते हैं उसमें प्रोसीडरल मेमोरी, PROCEDURL, प्रोसीडरल मेमोरी या कार्यविधि स्मृति भी इसको हम बोलते हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं, ये हम हैबिट्स के थ्रू सीखते हैं। और ये जो है ये हमारा प्रोसीडरल मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसका एक पार्ट है प्रोसीडरल मेमोरी। और इसमें जो है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हम क्या करते हैं कि ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम काम को कैसे करेंगे, हाउ टू डू थिंग्स, और सर्टेन प्रोसीजर्स सच एज वॉकिंग, टॉकिंग एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि आपकी जो है वो इवेंट्स के साथ कौन सी एक्टिवली मेमोरी जो है वो कौन सी है, या किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है आपकी एक्टिवली मेमोरी। एक्टिवली मेमोरी आपकी जुड़ी हुई है EXPLICT, एक्सप्लिसिट मेमोरी। जो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है आपकी उससे जुड़ी हुई है। और ये जो है ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट है। ये मेमोरी जो है फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इवेंट्स की आपकी मेमोरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27। खालिस्तान ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई हैं जो बुद्धि में सम्मिलित हैं। ब्लैंक प्रपोज्ड 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। तो गाइस जो आपका 27 का क्वेश्चन का आंसर है वो थर्स्टन है आपके। थर्स्टन जो थे आपके, ये LL थर्स्टन, लुइस लियोन थर्स्टन जो है ये US के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इनकी इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत फेमस है। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, GF थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी है। और उसमें जो है इन्होंने सात अलग अलग जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थी वो सुजेस्ट की हैं। जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं 7 जो है सुजेस्ट की हैं किसने? थर्स्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट आपके पास आते हैं गिलफोर्ड, देख लेते हैं कौन से। JP गिलफोर्ड जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो है ये जाने जाते हैं साइकोमेट्रिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, साइकोमेट्रिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। और इनकी एक और थ्योरी है SI, कौन सी?
SI थ्योरी है। SI का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी इन्होंने दी थी 1955 में। SI थ्योरी जो थी स्ट्रक्चर, जो आपकी स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट थ्योरी है वो इन्होंने दी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके सिमन कौन है। जो आपके सिमन है, हर्बर्ट अलेक्जेंडर सिमन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और जो आपके लास्ट स्टर्नबर्ग हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी एक बहुत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कौन सी, ट्राइएर्किक, TRIARCHIC, ट्राइएर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 3 फॉर्म्स हैं इसमें, जैसे ट्राई से आपको नाम सुजेस्ट हो रहा है, त्रियामी, 3 फॉर्म्स इन्होंने दी हैं। ट्राइआर्किक थ्योरी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपने स्टर्नबर्ग करना है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? तो गाइस ये जो आपके आर्मी अल्फा हो गया, आर्मी बीटा हो गया, ये आपके हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए गाइस, अल्फा हो गया आपका, बीटा हो गया, ये जो है ये आपकी कोड या सीक्रेट लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं। ये आपकी जो है जो आपकी डिफेंस फोर्सेस होती हैं, मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा यूज़ की जाती है। तो इस ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे है? क्योंकि तो जब ये यूज़ की जाती है तो मिलिट्री में सिर्फ एक ही बंदा थोड़ी ना होता है, आपको पता है कि उसमें बहुत सारा ग्रुप होता है, ट्रूप्स का ग्रुप होता है, जिसमें आपके 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200, 300, 500, 1000 भी हो सकते हैं। तो उनको एक ही कोड, मतलब एक ही कोड या साइन लैंग्वेज जो है, सीक्रेट लैंग्वेज बताई होती है। तो वो एक बार बोलेंगे बीटा, अल्फा कुछ भी बोलेंगे तो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो उस कोड वर्ड को अंडरस्टैंड कर जाता है, एकदम से कैच कर जाता है। तो इसीलिए जो है वो इसको ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बोला गया है। क्योंकि आप एक टर्म यूज कर रहे हैं, मान लीजिए XYZ बोल रहे हैं, तो जो होल ग्रुप है, जितना टोटल ग्रुप है, आप उसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो बताया है उन्होंने सीखा है, नहीं सीखा है। वो उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपने XYZ का सिंबल बनाया है कि वो जो है वो पीछे की तरफ खड़े हैं, तो आपने XYZ बोलते ही आपने उनको ये सिखाया कि XYZ जब मैं बोलूंगा तो आप आगे की तरफ टर्न होकर सीधे बैठ जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि जब आप XYZ की कमांड कर रहे हैं तो जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो आगे की तरफ होके बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो उन्होंने किस हद तक जो है उस चीज़ को कैच किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब डिटेल में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर। मंगोलियन में आमतौर पर 46 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं? मेजोरिटी ऑफ द मंगोलियंस हैव ब्लैंक क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46। थोड़ा सा गाइज ये इंग्लिश जो सेक्शन है इसका फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मतलब कवर हो गया है, तो माफ़ी चाहता हूँ। गाइज मंगोलियंस में होते हैं 47। ये उनका जो मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, वहाँ की एक खासियत है कि उनकी मेजोरिटी में जो है 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे आपको पता है कि नॉर्मल इंसानों में 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स का मतलब 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। पेयर्स कितने होते हैं? 23। लेकिन मंगोलियंस में होते हैं आपके 47। तो गाइज आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो है इनको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्राइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। तो गाइज फ्राइड कौन थे? सिगमंड फ्राइड। बहुत बार डिस्कस हो गया, पता नहीं कितनी बार जो है वो हम इसी कड़ी में जो है वो आपके डिस्कस कर चुके हैं कि सिगमंड फ्राइड थे जो आपके ये इन्होंने एक थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने थ्योरी दी है आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें इन्होंने बात करी है ईड, ईगो और सुपर ईगो की। तो गाइज इसमें जो है इन्होंने बोला है, ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे आपके, और इसमें इन्होंने बोला है कि जो आपके बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन है वो क्या है? आपका अग्रेशन भी है और जो आपका सेक्स है वो भी है। तो इसका हो जाएगा बोथ A एंड B। इन्होंने इसका बोला है कि जो बेसिक जो ह्यूमन मोटिवेशन है वो एग्रेशन भी होता है और उसमें जो है आपका लिंग या सेक्स भी रहता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जो मेरे साथी मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब गाइज मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, इस हफ्ते आपको इंग्लिश की एक वीडियो देखने को मिल ही जाएगी। नेक्स्ट वीक से हमारा शेड्यूल ये रहेगा कि हम जो है हफ्ते में 2 दिन साइको करेंगे, 2 दिन जीके करेंगे, आपका जीके एसएसटी, और 2 दिन जो है इंग्लिश या मैथ्स करेंगे, और मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा। थोड़ी सी वीडियोस लेंथी रहेंगी लेकिन उनको पूरा देखिए। बाकी जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको पुरानी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच आपका अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।